नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बताया अपन मार्च का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लव कुश वाटिका का बजट क्या है। तो सबसे पहले तो लव कुश वाटिका क्या है, तो सिंपल गार्डन बनाए जाएंगे सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु। किस लिए? इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु लव कुश वाटिका इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा बनाई जाएगी। बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा बनाई जाएगी। और इसका बजट क्या रखा गया है? 2 करोड़ रुपए। प्रत्येक लव कुश वाटिका का बजट कितना है? 2 करोड़ रुपए। इसके अलावा यह राज्य के प्रत्येक जिले में बनाई जाएगी। प्रत्येक जिले में एक लव कुश वाटिका बनाई जाएगी। क्लियर है भाई? तो लव कुश वाटिका का बजट कितना हुआ? 2 करोड़ रुपए। इसी से अपन एक पीछे का भी करंट अफेयर याद करते हैं। उसका नाम था नंदी गौशालाएं। नंदी गौशालाएं पंचायत स्तर पर खोली गई थी। कौन से स्तर पर? पंचायत स्तर पर खोली गई। इतनी बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो लव कुश वाटिका का बजट कितना है? 2 करोड़। प्रत्येक जिले में बनाई जाएगी। नंदी गौशालाएं पंचायत स्तर पर खोली गई है। एक गतिशील मानचित्र। गतिशील मानचित्र क्या होता है? तो गतिशील मानचित्र के अंदर जो भी भूमि में परिवर्तन होता है वो उसका पता चल जाता है। ठीक है। गतिशील मानचित्र को लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो वह राज्य है आपका बिहार। अपने भारत में बिहार वो राज्य है जिसने अपने यहाँ पर गतिशील मानचित्र को लागू किया है। किस लिए? भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने हेतु बिहार सरकार द्वारा गतिशील मानचित्र को लागू किया गया। तो एक तो अपन ने पढ़ा लव कुश वाटिका, एक नंदी गौशालाएं और एक गतिशील मानचित्र। इसके अलावा एक बात और याद रखना, आरोग्य वनम की स्थापना कहां पर हुई है? तो आरोग्य वनम की स्थापना हुई है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। क्लियर है भाई? 4 बातें अपन ने याद की। लव कुश वाटिका का बजट 2 करोड़ रुपए और प्रत्येक जिले में बनाई जा रही है। दूसरी, नंदी गौशाला पंचायत स्तर पर गतिशील मानचित्र को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार, तथा आरोग्य वनम की स्थापना कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। अब इससे आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया। क्वेश्चन ये है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग इस रैंकिंग में रैंक किस हिसाब से किया जाता है?
तो जो भी राज्य में जो जो योजनाएं चल रही है उनका क्रियान्वयन कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है ये देखने तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग निकाली जाती है। इसमें पहले स्थान पर रहने वाला राज्य कौन सा है तो वो है आंध्र प्रदेश। तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? पहले स्थान पर तो वो रहा है आंध्र प्रदेश। अच्छा, अपना राजस्थान कहाँ रहा? तो राजस्थान को कैचिंग अप श्रेणी में रखा गया है। कैचिंग अप श्रेणी में रखा गया, कैचिंग अप श्रेणी में रखा गया है राजस्थान को। क्लियर है भाई? तो पहली बात तो कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग क्यों निकाली जाती है तो जो भी योजनाएं चल रही है राज्य की, केंद्र की, किसी भी राज्य के अंदर उनका कितनी बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है या जो भी सरकार है वो कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है उन योजनाओं को, ये देखने के लिए स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग निकाली जाती है। पहले स्थान पर कौन रहा है तो आंध्र प्रदेश। राजस्थान को कैचिंग अप श्रेणी में रखा गया है। तो यहीं पर मैं आपको राजस्थान की कुछ योजनाएं बता देता हूं मुख्य मुख्य। तो एक तो है सीएम चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ये आई है आपके 1 मई 2022 को। 1 मई 2022 को कौन सी योजना आई है? सीएम चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। एक है सीएम चिरंजीवी बीमा योजना, ये योजना आई थी आपके, डेट सेम ही है, 1 मई 2021 को। इसके अंदर और इसके अंदर क्या होता है, ये तो बीमा है, अगर कोई बीमारी के कारण किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो वो ये बीमा राशि उसके लिए दी जाएगी। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए खोली गई है दुर्घटना बीमा योजना। इसके अंदर आपको बताओ तो अब बीमा कितने रुपए का होने लग गया बजट के बाद? 10 लाख का। और इसके अंदर दुर्घटना बीमा योजना के अंदर तो 5-6 लाख रुपए का होने लग गया। तो इसके अलावा है सीएम युवा संबल योजना, सीएम युवा संबल योजना। तो ये योजना कब आई थी? तो ये आई थी 1 फरवरी को। कब आई थी भाई? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को सीएम युवा संबल योजना, जिसके अंदर बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ये वही योजना है। इसे थोड़ा सा एडिट करके इस बार वापस निकाला गया है, इसी नए साल के अवसर पर इसे निकाला गया था। अच्छा, ये फरवरी नहीं, क्या है? जनवरी, 1 जनवरी 2022। इसी के साथ आप दो और बातें ध्यान रखना, प्रशासन शहरों के संघ, प्रशासन गांवों के संघ, ये कब चलाए गए थे? तो 2 अक्टूबर 2021 से ये शुरू हुए थे। ठीक है भाई, ये बातें अपन ने पढ़ ली। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश। राजस्थान को कैचिंग अप श्रेणी में रखा गया है। सीएम चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू हुई? तो वो शुरू हुई थी आपके 1 मई 2022। सीएम चिरंजीवी बीमा योजना कब शुरू हुई? 1 मई 2021। इसके अंदर बीमा राशि कितने रुपए है? 10 लाख। सीएम युवा संबल योजना 1 जनवरी 2022। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी फरवरी गए, 16 फरवरी को बेणेश्वर मेले का आयोजन कहां पर हुआ? बहुत ही जीके में प्रसिद्ध है अपने बेणेश्वर मेला, उसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो आप सभी जानते हैं बेणेश्वर मेले का आयोजन अपने राजस्थान में कहाँ होता है? नवा टापरा डूंगरपुर। बेणेश्वर मेला
किन की याद में होता है? तो संत माऊ जी की याद में होता है। कब? माघ पूर्णिमा को। कब होता है भाई ये? माघ पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। कौन सी 3 नदियों का संगम होता है? तो सोम, माही तथा जाखम नदियों के संगम पर इस मेले का आयोजन होता है। इसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर ये अपने राजस्थान के दक्षिण का मैप अपन माने तो यहाँ पर आप जानते हैं प्रतापगढ़ है। यहाँ पर कौन सा जिला है? नीचे नीचे माफ कीजिएगा, बांसवाड़ा। ठीक है। और उसके पास कौन सा है? तो उसके पास है अपने प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये 3 है। ये जो माही नदी है वो निकलती है अमरेरू पहाड़ी एमपी से। ठीक है। यहां से ये निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है खादू गांव से। कौन से गांव से? खादू गांव बांसवाड़ा में स्थित है। वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। प्रवेश करने पर थोड़ी दूरी पर इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर बांध। प्रवेश करते थोड़ी सी दूरी पर बनाया गया है माही बजाज सागर बांध। ये माही बजाज सागर बांध जो है ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 3109 मीटर। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर। थोड़ा सा आगे जब ये बांसवाड़ा में चलती है तो इसी के ऊपर एक बांध और बनाया गया है, उसका नाम है कागदी पिकअप डैम। क्या नाम है? कागदी पिकअप डैम। ये भी कहाँ है? बांसवाड़ा में ही है, कागदी पिकअप डैम। माई नदी के ऊपर बनाया गया है बांसवाड़ा। और इसके आगे ये डूंगरपुर में चली जाती है और डूंगरपुर में एक तो नदी आती है सोम, वो आती है आपके उदयपुर से। कहां से आती है? उदयपुर से। एक नदी आती है आपके जाखम, वो कहां से आती है? तो वो जाखम नदी आती है आपके प्रतापगढ़ से। इन तीनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है और ये क्या है? नवा टापरा डूंगरपुर। नवा टापरा डूंगरपुर। और इसके बाद ये राजस्थान से बाहर निकल जाती है और गुजरात में चली जाती है। गुजरात में इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कडाना बांध। कडाना बांध। और माई नदी फिर आगे जाकर गुजरात के खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो अपन ने देखा जो माही नदी के ऊपर बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है, तो माही नदी कहाँ से निकलती है? अमरेरू की पहाड़ी से निकलती है, एमपी से। राजस्थान में प्रवेश करती है खादू गांव से। प्रवेश करते एक बांध है माही बजाज सागर बांध। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर। इसी के आगे बना हुआ है कागदी पिकअप डैम। ये भी कहाँ है? बांसवाड़ा में। माही बजाज भी कहाँ है? बांसवाड़ा में। इसके आगे चलते हैं तो डूंगरपुर में, नवा टापरा डूंगरपुर में प्रतापगढ़ से आती है जाखम नदी और सोम नदी आती है उदयपुर से। ये दोनों नदियां यहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है और फिर ये नदी
बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहते हुए फिर गुजरात में चली जाती है, जहां पर इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है वो कौन सा है? कडाना बांध। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जाखम नदी पर बना, जो प्रतापगढ़ में है जाखम नदी, जाखम इसी के ऊपर बना हुआ है जाखम बांध। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है आपके 81 मीटर। कितनी ऊंचाई है भाई? 81 मीटर। अच्छा, अगर मैं आपको माही नदी की सहायक नदियां एक ट्रिक से बताऊं तो आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। माही की सहायक नदियां है ए अन्ना, चार पाई में सो जा, चार पाई में सो जा, ए अन्ना चार पाई में सो जा। इसी ट्रिक से आपको माही की जितनी भी सहायक नदियां है वो सारी याद हो जाएगी। ए फोर एराव, ए फोर एराव, ए फोर एराव, अन्ना फोर अनास, अनास नदी। ठीक है, चारपाई से बनेगी आपके चाप नदी। ठीक है, में से बनेगी मोरेन नदी, मोरेन नदी, सो से सोम नदी और जा से जाखम नदी। ए अन्ना चारपाई में सो जा, इससे एराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम, ये सारी की सारी नदियां है जो कि इसकी सहायक नदियां है। तो ये अपन ने पूरा पढ़ लिया, पूरी की पूरी माही नदी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। WHO ग्लोबल सेंटर, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, मेडिसिन की स्थापना कहाँ की गई है? तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना अपने यहाँ जामनगर गुजरात में की गई है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये इसका एक्रोनिम है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापना कहाँ की गई है? आपके जामनगर गुजरात में, जामनगर गुजरात में स्थापना की गई है। ठीक है, इसके अलावा अपन को और क्या याद रखना है? तो जामनगर गुजरात में स्थापना तो की गई है, इसके अलावा यह सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन के विकास को बढ़ावा देगा, विकास को बढ़ावा देगा। कौन देगा भाई? ये अपने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन के विकास को, ट्रेडिशनल मेडिसिन कैसे? जैसे अपना आयुर्वेद था, ठीक है, उसी प्रकार जो अलग अलग ट्रेडिशनल मेडिसिन होती थी उन सभी के विकास को बढ़ावा देगा ये WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसके अलावा WHO की अगर अपन बात करें तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है पूरा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी।
इसके मेंबर कितने हैं? तो 154 मेंबर है। कितने हैं मेंबर? 154। इसके मेंबर कितने हैं? 154 मेंबर है। अगर आपको कहीं पर 192 मेंबर देखने को मिले तो देखिए 192 इसमें वो मेंबर है जो यूएन के सदस्य है। दो ऐसे देश भी इसमें जोड़े गए हैं जो यूएन के सदस्य नहीं है। डब्ल्यूएचओ में जो इनके संविधान है डब्ल्यूएचओ का, उसमें कुछ चेंज करके उन दो देशों को जोड़ा गया है डब्ल्यूएचओ में। ठीक है भाई। डब्ल्यूएचओ अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है टेड्रोस। कौन है भाई अध्यक्ष? टेड्रोस है। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये अपना पूरा का पूरा हो गया क्वेश्चन। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मार्च से ही उत्तराखंड में एक चल रही है 4 धाम परियोजना। 4 धाम परियोजना। 4 धाम परियोजना में कौन कौन से क्या किया जा रहा है? तो 4 धाम परियोजना में जो भी 4 मुख्य तीर्थ स्थल है उत्तराखंड के, उनको डबल लेन हाईवे से कनेक्ट किया जा रहा है उत्तराखंड 4 धाम परियोजना से। क्लियर है भाई? उत्तराखंड 4 धाम परियोजना में कौन कौन से है? गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन चारों को डबल लेन हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा। किसके अंदर? 4 धाम परियोजना। एक तो हो गया, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा ये अपने उत्तराखंड में। ठीक है, एक तो कारण ये हो गया। दूसरा आपको बताए उत्तराखंड की सीमा लगती है चाइना से। उत्तराखंड की सीमा लगती है चाइना से और एक छोटा सा गांव है जिसे चीन द्वारा, उत्तराखंड का गांव है जिसे चीन द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये चाइना का है। तो वहां पर अगर भविष्य में कभी भी चाइना की आर्मी आती है तो भारत की भी आर्मी वहां पर आसानी से पहुंच सके, इसलिए ये डबल लेन हाईवे बनाया जा रहा है। ठीक है भाई। ये 4 धाम परियोजना, ये जब 4 धाम परियोजना बनने लगी तो कुछ ये उत्तराखंड के लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किया। केस क्यों फाइल किया? सुप्रीम कोर्ट में किया था कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है 4 धाम परियोजना से। तो उसी को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा AK सीकरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। एक समिति गठित की गई। किसकी अध्यक्षता में? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने AK सीकरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो ये बताएगी 4 धाम परियोजना से क्या सच में पर्यावरण को नुकसान हो रहा है या नहीं। तो आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। 1 मार्च के करंट अफेयर से केरल भारत का पहला राज्य जिसने अपने यहाँ कार्बन न्यूट्रल खेती प्रारंभ की। कार्बन न्यूट्रल खेती प्रारंभ की। तो आपसे पूछा जा सकता है कार्बन न्यूट्रल खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा? अपने भारत है। कौन सा है? माफ कीजिएगा, कौन सा है? केरल है। कौन सा है? केरल। क्लियर? तो अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ा सबसे पहले तो WHO GCTM की स्थापना कहाँ हुई है? तो वो स्थापना हुई है जामनगर गुजरात में। कहाँ पर स्थापना हुई है? जामनगर गुजरात के अंदर हुई है। WHO कब बना था? 7 अप्रैल 1948। अध्यक्ष है टेड्रोस। ठीक है। और उसके अलावा अपन ने देखा था इसके अंदर मेंबर है 154। पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये सारी बातें अपन ने देखी थी। और चार धाम परियोजना पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है A.K. सीकरी। याद रखिएगा, चार धाम परियोजना पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? A.K. सीकरी। केरल में भारत का पहला राज्य कार्बन न्यूट्रल खेती प्रारंभ करने वाला। कार्बन न्यूट्रल खेती क्या होती है? जिसमें जो अपने कार्बन की मात्रा है वो ना के बराबर हो, वही है अपने कार्बन न्यूट्रल खेती। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। मार्च से रिलेटेड इस क्वेश्चन में इतना करंट अफेयर था। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन 2 किए जा रहे हैं एक क्लास में, 4 किए जा रहे हैं या 5 किए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन में अपन बहुत सारा डेटा कवर कर रहे होंगे। मुश्किल से अपन को पूरा एक महीने का करंट अफेयर करने में 7 से 8 क्लास हाईएस्ट लगेगी, और उसमें भी अपन बार बार रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है भाई, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना। आज माफ कीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहे हैं। एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन, या आप इसे कहीं कहीं पढ़ोगे एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम। एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। तो क्वेश्चन यही है, कब प्रारंभ की गई एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन? तो ये प्रारंभ की गई थी आपके 2022 में, मार्च में ही प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ 2022 में प्रारंभ की गई, 2022 में प्रारंभ की गई है। ठीक है, इसके अलावा अपन को क्या क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में? एमएसएमई का मतलब क्या होता है? तो पहले तो एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो यानी सूक्ष्म, स्मॉल यानी लघु, मीडियम यानी मध्यम उद्योग। और मैंने आपको इन तीनों की परिभाषा भी बताई थी। केंद्र सरकार द्वारा निवेश तथा टर्नओवर के आधार पर जो परिभाषा दी गई है तीनों उद्योगों की, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। क्या है भाई? 1, 10, 50, 5 से गुणा कर दो, 50, 250। यदि किसी भी बिजनेस का निवेश 1 करोड़ तथा टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो वो सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। अगर उसका निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो वो कौन सा कहलाएगा? लघु उद्योग कहलाएगा। और मध्यम उद्योग कहलाएगा अगर निवेश 50 करोड़ तथा टर्नओवर 250 करोड़ तक है तो वो मध्यम उद्योग कहलाएगा। इसके अलावा इससे ज्यादा हुआ तो वो कहलाएगा वृहद उद्योग कहलाएगा। तो एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी आपके 2022 में। 2022 के अंदर प्रारंभ हुई थी एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा? इनोवेशन को बढ़ावा देने हेतु, इनोवेशन को बढ़ावा देने हेतु प्रति आइडिया ₹15,00,000, प्रति आइडिया कितने रुपए? 15 लाख रुपए तथा संयंत्र व मशीनरी के लिए 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा की जाएगी।
वित्तीय सहायता की जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से अच्छे से। MSME आइडिया एक्ट तो उन्हें क्या है, इसके तहत क्या किया जाएगा, इनोवेशन को बढ़ावा देने हेतु प्रति आइडिया 15 लाख रुपए। यदि किसी व्यक्ति के पास इनोवेटिव कोई अलग से आइडिया है जिससे प्रॉफिट वो कमा सकता है, तो सरकार उसे 15 लाख रुपए का लोन दे सकती है। अगर उसे संयंत्र व मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कितने करोड़ तक का लोन वित्तीय सहायता दी जाएगी, 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर बौद्धिक संपदा जो अपने पेटेंट और होते हैं, ट्रेडमार्क और उनके बारे में भी उसे जानकारी दी जाएगी। तो MSME आइडिया एक्ट कब प्रारंभ हुई, 2022 में। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, और आप बिल्कुल चिंता ना करें कि जो अपन पढ़ रहे हैं मार्च का करंट अफेयर, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जितनी किताबें पढ़नी है मैं पढ़ के आ रहा हूँ और आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप तो बस इन्हें पढ़ लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।